हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी निक्की मैम आज आपके साथ डिस्कस करूंगी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट लेक्चर। उसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम एंड साइटोस्केलेटल, राइबोसोम, इन सब का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था, कुछ साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने देखे थे। वहां हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ठीक है, तो किसने डिस्कवर्ड किया था बेटा? मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बोला था कि जो भी साइंटिस्ट किसी भी ऑर्गेनेलीज या किसी भी थ्योरी से रिलेटेड हैं और वो एनसीईआरटी में आपके मेंशन किया हुआ है, तो उनका एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपको पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था, बट आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर भर भर के एक फाइबर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो वो क्रोमेटिन फाइबर भी क्या रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किए थे क्या? नहीं, क्रोमेटिन फाइबर को डिस्कवर किया था बेटा फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग में। और क्रोमेटिन फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में बताया बेटा फ्लेमिंग ने। कैसे पता चला फ्लेमिंग को कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर जैसा भी कोई स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? तो बेटा न्यूक्लियस को जब भी हम स्टैंड करते हैं, न्यूक्लियस इज नॉट अबाउट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो इजीली स्टैंड नहीं हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देख रहे थे तब भी वो इजीली दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसको आप किसी भी बेसिक डाई से हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको स्टैंड कर सकते हैं। बेसिक कलर या बेसिक डाई से इसको, जब इसको बेसिक डाई से क्या किया जाता है बेटा? कलर किया जा रहा था। और कलर को हमें पता है, कलर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा क्रोमा। क्या बोलते हैं? क्रोमा। और इसी क्रोमा वर्ड से ये कहा क्या आया है? क्रोमेटिन। क्योंकि जब भी हम कलर कर रहे हैं तो क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वहां पे शो हो रहे थे, बहुत इजीली स्टैंड हो रहे थे, इसलिए हमने इसको क्रोमेटिन नाम दे दिया। अब क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, फ्लेमिंग ने बताए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्यों जरूरी था आपकी सेल में? बेटा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ योर सेल। सारी चीजों को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का, आपकी सेल के अंदर कौन सी एक्टिविटी होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कहीं वो कंट्रोल करने का काम और उसको परमिशन देने का काम, ये सारा काम करता है बेटा न्यूक्लियस। जैसे सबके घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, एक मुखिया की तरह, कि हाँ सारे डिसीजन जैसे आपके पापा लेते हैं, वैसे न्यूक्लियस इज लाइक ब्रेन ऑफ योर सेल, कि मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना है, मैं जो बोलूंगा वैसा ही होगा। ठीक है, तो क्रोमेटिन फाइबर्स की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं बेटा आगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। बट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने से पहले आप ये देखो कि टाइप ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी सेल के अंदर कितने टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि टाइप ऑफ न्यूक्लियस बोलना शायद कहीं गलत होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस आप बोल दो, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बिहाफ पर हम न्यूक्लियस को किस तरह से अलग अलग टाइप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो अगर किसी सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बेटा ई न्यूक्लिएटेड सेल। कितना प्रेजेंट है बेटा? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल में अगर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं बेटा बाई न्यूक्लिएटेड सेल। और दो न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेपिटम की सेल हम डिस्कस करेंगे आगे, जब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर, तब वहां पे हम टेपिटम की एक लेयर आएगी। टेपिटम की लेयर में क्या होता है बेटा? बाई न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अलावा आपका के दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? पैरामीशियम में भी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन भी होती है बेटा। क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन भी होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, दो से ज्यादा, मल्टीपल नंबर्स में न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट है। ऐसा होता है बेटा, हम फंगस पढ़ेंगे जब सेकेंड चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में,
तो वहां पर आप देखोगे कि फंगस जो है उसकी एक क्लास है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज क्लास जो फंगस का है उसका एक मेंबर है बेटा राइजोपस वगैरह। तो राइजोपस जो है उसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिचुएशन होती है। किसमें होती है बेटा, राइजोपस। अब क्या ऐसा भी होता है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बिना न्यूक्लियस की होती हैं। मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि सेल में ब्रेन जो है उसको न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस है। तो जब ब्रेन ही नहीं होगा तो कोई भी सेल कैसे फंक्शन करेगी। ब्रेन अगर तुम्हारे दिमाग में से, मतलब तुम्हारी बॉडी में से अगर मैं ब्रेन को ऐसे बोलूं कि हटा के एक तरफ रख दो, तो तुम क्या हो, तुम्हारा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा तो तुम भी पागल हो। तो क्या ये सेल पागल नहीं होती क्या, नहीं। कुछ सेल्स ऐसी होती है बेटा जिनमें इनिशियल लेवल पे तो आपको नजर आएगा कि वहां न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट आफ्टर मैच्योरिटी वहां पे क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, वो ई न्यूक्लिएटेड वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये जो ई न्यूक्लिएटेड सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन बेटा, ई न्यूक्लिएटेड सिचुएशन, यानी कि न्यूक्लियस जो है एब्सेंट है। वो अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो वहां पर है बेटा सीव ट्यूब, और अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो हमारे अंदर है बेटा आरबीसी। आरबीसी और सीव ट्यूब जो है वो मैच्योरिटी पर आकर ई न्यूक्लिएटेड यहाँ पर सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। किसकी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपका बेटा जो स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। आपका न्यूक्लियस भी क्या होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में क्या होती है बेटा, आपस में ज्वाइंट हो जाती है, जुड़ जाती है, एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाती है। तो ये आपका इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन से ये बाहर की तरफ है बेटा आपका जैसे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, बेटा ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर की तरफ आपका प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन। अब जब आपके का न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे से जहां जहां भी जुड़ती है बेटा, जब आपस में जुड़ जाती है एक दूसरे से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ छेद जैसे स्ट्रक्चर, पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन पोर्स को बेटा हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोला जाता है बेटा, न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई फालतू का स्ट्रक्चर है कि काम नहीं आने वाला, डेफिनेटली काम आता है। अंदर की तरफ न्यूक्लियस में जो लिक्विड प्रेजेंट होगा, अभी हम उसको देखेंगे, उसको मैं बोलूंगी, क्या बोलूंगी बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के बाहर की तरफ, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये इस तरह से एक सेल है, तो सेल, ये पूरी सेल है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो हम देखेंगे लिक्विड प्रेजेंट है, जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये आपका जो सेल का साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बेटा। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म से कुछ चीजें, जैसे डीएनए को अंदर से बाहर जाना होगा, कुछ एंजाइम्स को अंदर से बाहर जाना है, तो अंदर से बाहर आने के लिए, बाहर से अंदर कुछ चीजों को आने के लिए ये छेद प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच का, ये आप देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक, ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस होता है ना बेटा, क्या होता है, दो मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आप इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकते हो, या फिर न्यूक्लियस की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो इसको आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, जिसको मैं क्या बोलूंगी बेटा, पेरीफेरल स्पेस, या फिर पेरीफेरल मीडियम लेयर भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी बोल सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस का स्पेस है तो लेयर तो बोलना सही नहीं होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस आप इसको बोलो। क्या है बेटा, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
दो मेम्ब्रेन के बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस है और इसका एक डायामीटर होता है। इस डायामीटर को आप याद करना, रेड से लिख देती हूँ। ये होता है बेटा 10 to 50 नैनोमीटर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो डायमीटर होता है बेटा वो 10 to 50 है ये, ठीक है, 10 to 50 नैनोमीटर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर की तरफ न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोल दो, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दो, यानी कि एक लिक्विड तो प्रेजेंट होगा ही, एक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसको आप न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपके न्यूक्लियस में आप देखोगे अंदर की तरफ एक तड़कता भड़कता सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, तड़कता भड़कता सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक सेकंड देखते हैं इसका, तड़कता भड़कता सा इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, आपके न्यूक्लियस के अंदर। ये तड़कता भड़कता सा स्ट्रक्चर, जिसको मैं क्या नाम दूंगी बेटा, इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है, आपको ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं एक तरह से राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक्टिव साइट होती है जो आरआरएनए को सिंथेसाइज करती है। आरआरएनए को सिंथेसाइज करने की वजह से इसको हम राइबोसोम फैक्ट्री बोल रहे हैं, क्योंकि आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बने होते हैं, आपके राइबोसोम्स बने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी हम न्यूक्लियस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अंदर की तरफ जाके नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे जो आपकी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियोलस के साथ साथ इस तरह से अभी हमने बात की, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्रोमेटिन फाइबर। एक फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, क्रोमेटिन फाइबर। तो ये है बेटा आपका क्रोमेटिन फाइबर। अब देखो, ये जो न्यूक्लियोलस है ना बेटा, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेशल स्ट्रक्चर, मैंने ये तो बोल दिया कि राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि आरएनए जो है उसको सिंथेसाइज करता है, ये आरआरएनए का एक्टिव साइट होता है। लेकिन इस न्यूक्लियोलस के लिए आपको एक बहुत, जो पेपर में आया भी हुआ है, नीट के एग्जाम में आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का नाम बताओ, तो वो है बेटा न्यूक्लियोलस। ये कोई ऑर्गेनेली नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस की बात की थी, जब राइबोसोम मैंने बताया था, सेंट्रियोल बताया था, तो वहां पे फिर हमने न्यूक्लियोलस क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है, एक कोई सेपरेट ऑर्गेनेलिस नहीं है। एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये डीएनए है। क्या है बेटा, डीएनए है। तो ये न्यूक्लियोलस क्या है बेटा, ये याद रखना है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इधर देखो तो न्यूक्लियस को यहां पे देख लो। पहली चीज तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ओके। दूसरी बात, अभी मैंने बोला आरआरएनए की एक्टिव साइट है, जिससे क्या होगा, आरआरएनए को ये क्या कर सकती है, सिंथेसिस कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। और आरआरएनए से क्या बनता है बेटा, आपका राइबोसोम बनता है। क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। और यही राइबोसोम क्या करते हैं, आगे जाके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इसलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो क्या मैं बात करूं तो मैं राइबोसोम को, जब मैं प्रोटीन फैक्ट्री बोल रही हूँ, तो क्या मैं न्यूक्लियस को क्या बोल सकती हूँ बेटा, राइबोसोमल फैक्ट्री बोल सकती हूँ। इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि आरआरएनए प्लस प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। और ये राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, कहीं ना कहीं इसकी फैक्ट्री बेटा न्यूक्लियोलस, ठीक है।
तो अभी हमने लास्ट न्यूक्लियोलस की बात कर ली। अब देखो बेटा, ये जो क्रोमेटिन फाइबर आपको अंदर की तरफ नजर आ रहे हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर क्या करते हैं बेटा, किसी जगह पर तो ये क्रोमेटिन फाइबर आपको डेंसली पैक्ड नजर आएंगे, ठीक है ना, अपने आप में एक गुच्छा सा बना लेंगे ये क्रोमेटिन फाइबर। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे और कहीं कहीं पे ऐसे लूजली पैक्ड होंगे। क्या होंगे बेटा, लूजली पैक्ड होंगे और कहीं पे ये टाइटली पैक्ड होंगे। ये देखो, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये देखो बीच बीच में कहीं कहीं पे ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो रहे हैं और अपना जत्था सा बना रहे हैं, ठीक है, और कहीं कहीं पे क्या हो रहा है बेटा, ये लूजली पैक्ड हो रहे हैं। तो इस हिसाब से क्रोमेटिन भी क्या होता है बेटा, जो क्रोमेटिन है आपका, ये दो टाइप का होता है, ठीक है। क्रोमेटिन क्या होता है बेटा, टू टाइप्स का होता है। वो वाले क्रोमेटिन जो कि लूजली पैक्ड है, एक नॉर्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं बेटा हम यू क्रोमेटिन। और वो क्रोमेटिन आपके जो कि बहुत डेंसली पैक्ड है, उनको बेटा मैं क्या बोलूंगी, हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। और हेटेरोक्रोमेटिन क्या है बेटा, डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर है। जो भी चीज लूजली पैक्ड है कहीं ना कहीं, तो वो लाइटली स्टेन होगी। अगर मैं स्टेन करने के लिए जाऊंगी तो जो पतली सी चीज है वो कम स्टेन होगी, जो गुच्छे के रूप में प्रेजेंट है कहीं ना कहीं वहां पे स्टेन होगा तो वो डार्क स्टेन होगा। तो आपका यू क्रोमेटिन बेटा लाइट स्टेन होता है और हेटेरोक्रोमेटिन बेटा डार्क स्टेन होता है। एक और बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि अगर एक्टिवली साइट देखी जाए तो यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादा एक्टिव होते हैं या फिर एक्टिव होते हैं, और हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। और आपके ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ना बेटा, क्रोमेटिन फाइबर को अगर न्यूक्लियस के अंदर देखना है, क्या करना है, न्यूक्लियस के अंदर देखना है, तो अलग अलग स्टेज होगी। जब सेल डिवीजन आएगा आपकी बॉडी के अंदर तो हम देखते हैं इंटरफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, मल्टीपल टाइप की वहाँ पे फेजेस और अलग अलग फेज प्रेजेंट होती है। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ना बेटा, आपको अगर आप प्रॉपरली देखना चाहते हो कि क्रोमेटिन फाइबर आपको दिखाई दे न्यूक्लियस के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कब दिखाई देंगे, जब आपकी सेल इंटरफेज में होगी, रेस्टिंग फेज में होगी। तो क्रोमेटिन फाइबर्स बेटा कब नजर आएंगे आपको, इंटरफेज वाले टाइम पर, इंटरफेज में, या फिर मैं इसी इंटरफेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। इसे इंटरफेज, रेस्टिंग फेज और ये जो एस फेज वगैरह है, इनको हम सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा वही है, उसमें हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो कि क्रोमेटिन फाइबर अगर मेरे को देखने हैं तो वो इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज वाले टाइम पर भी क्या होंगे बेटा, मेरे को दिखाई देंगे। उसके अलावा मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि फिर क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होने लग जाएंगे, आपस में एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगे, तो फिर वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे, फिर वहां पे क्रोमेटिन फाइबर नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियोलस क्या होता है ये बता दिया मैंने। न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है आपके न्यूक्लियस के अंदर, एंड क्रोमेटिन फाइबर के टाइप्स हमने देख लिए कि हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन टाइप का आपका क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस में अगर मैं देखूं कि किसका कितना परसेंटेज है, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से अगर मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूं, तो वहां पे मैं देखूंगी कि बेटा आपके ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं न्यूक्लियस में, जो क्रोमेटिन फाइबर्स है बेटा, उनका अगर मैं अमाउंट देखूं तो क्रोमेटिन फाइबर्स में ऑलमोस्ट 40% तो किसका पार्ट होता है बेटा, डीएनए का।
किसका पार्ट होता है? डीएनए का। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। 9th क्लास का पार्ट है, फिर भी दोबारा बता दिया, पता होना चाहिए। यहाँ पे बेटा आपका क्या होता है? 50% हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? 50% आपका हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और समथिंग 8.5% नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और कुछ मात्रा में यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में आपका आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं बेटा, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इनका जो नंबर होता है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और आरएनए, इनका नंबर बहुत कम होता है। तो ये सब कुछ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके क्रोमेटिन फाइबर के अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। नंबर देख लिया, देखो इधर वापस से आ जाते हैं एक बार। न्यूक्लियस पे डिस्कवरी देख ली हमने। नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पर यू न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड वगैरह सिचुएशन देखिए कि उसको क्या बोलेंगे बेटा। न्यूक्लियस का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस हम बोलते हैं, जहाँ पे छेद प्रेजेंट होते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जब आपस में जुड़ जाती है तो कुछ पोर्स बनते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है आपके किसमें? अंदर की तरफ जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें। और न्यूक्लियोलस क्या है? एक तरह से राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है, यानी कि आरएनए सिंथेसाइज वाली एक्टिव साइट होती है। क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट है, लूजली पैक्ड है तो यू क्रोमेटिन, डेंसली पैक्ड है तो हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। ये भी हम देख चुके हैं बेटा। ये नंबर आपको जरूर याद रखना है कि कितना परसेंट डीएनए और ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती। अब क्या होता है बेटा, क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनने वाले हैं? आपके क्रोमोसोम बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? क्रोमेटिन फाइबर से आपके बनने वाले हैं क्रोमोसोम। तो आप सोचो कैसे बनते होंगे। क्रोमेटिन फाइबर ऐसे पतला दुबला सा धागा प्रेजेंट है और उससे हमें क्या बनाना है बेटा? क्रोमोसोम बनाना है। तो क्या होता है बेटा कि इंटरफेज में तो क्रोमेटिन फाइबर इजीली नजर आते हैं। हमने अभी बात की कि जब भी हमें क्रोमेटिन फाइबर देखना है हम क्या करेंगे? इंटरफेज वाली सिचुएशन में जाएंगे। इंटरफेज में हमें क्रोमेटिन फाइबर नजर आएंगे। इंटरफेज से, रेस्टिंग फेज से अब सेल को क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। अब सेल एक्टिव हो चुका है, उसको डिवीजन करनी है, नई नई सेल्स बनानी है। तो डिवीजन के टाइम पर क्या होता है बेटा? एस फेज आएगा सबसे पहले, ठीक है। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में डुप्लीकेशन होता है। तो क्रोमेटिन का वहां पर डुप्लीकेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, चीजें पास पास में आएंगी और आपका क्रोमोसोम जो है वो बन जाएगा। तो देखो क्या होता है बेटा, क्रोमेटिन होता है सबसे पहले आपका क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमेटिन फाइबर क्या होगा? कंडेंस होगा। कंडेंस यानी कि पास पास में चीजों का चिपकना, ठीक है। कब होगा बेटा कंडेंसेशन? ड्यूरिंग डिवीजन। जब आपकी सेल क्या कर रही होगी बेटा? डिवीजन कर रही होगी, और उससे आपका बनेगा क्या? क्रोमोसोम। अब अगर मैं क्रोमोसोम की भी बात करूं तो क्रोमोसोम का आपको क्या देखना है बेटा? स्ट्रक्चर देखना है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जिस फेज में आपको नजर आएगा वो है आपकी मेटाफेज। मेटाफेज में हम अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की कितने टाइप के होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। तो क्रोमोसोम का जब मेरे को क्या देखना होगा बेटा? स्ट्रक्चर देखना होगा, तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा? मेटाफेज में। हम अभी पढ़ेंगे मेटासेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एनासेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम को। और अगर मेरे को क्या देखना है? साइज देखना है क्रोमोसोम का कि छोटा है, बड़ा है, कौन सी आम कितनी बड़ी है, छोटी है। तो साइज देखने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए मुझे मेटाफेज में जाना होगा, और साइज देखने के लिए कहाँ पे जाना होगा बेटा? मुझे एनाफेज वाली सिचुएशन में। तो ये चीज भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर, और अगर मैं साइज की बात करूं,
स्ट्रक्चर के लिए बेटा मेटाफेज, और आपकी साइज देखने के लिए आपको जाना है किसमें, एनाफेज में। ये पता होना चाहिए कि साइज देखने, साइज कहाँ पे दिखेगी, एनाफेज में, और स्ट्रक्चर कहाँ पे नजर आएगा बेटा, क्रोमोसोम का मेटाफेज में। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इस तरह से आपका क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये क्रोमेटिन फाइबर, एक सेकेंड, ये क्रोमेटिन फाइबर बेटा प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। अब इस न्यूक्लियस के बाद में ये क्रोमेटिन फाइबर जाएगा बेटा सेल डिवीजन के टाइम पर किस में, एस फेज में। किस में जाएगा, एस फेज में। ये है आपका क्रोमेटिन। अब एस फेज में क्या होता है बेटा, पता होना चाहिए, डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है बेटा, एस फेज में डुप्लीकेशन होता है। सेल के अंदर किसी भी चीज का डुप्लीकेशन होता है, तो क्रोमेटिन फाइबर जो है उसका क्या होगा, डुप्लीकेशन हुआ। तो डुप्लीकेशन होने के बाद में यहाँ एक क्रोमेटिन फाइबर था, अब कितने नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 2 क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आ गए। ठीक है, अब जैसे ही डुप्लीकेशन में डबल हुआ आपका क्रोमेटिन फाइबर, ये आगे जाके क्या होगा बेटा, कंडेंस होगा। ठीक है ना, आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो कंडेंसेशन वाला फेज आएगा बेटा। जैसे ही ये 2 क्रोमेटिड फाइबर्स जो कि एस फेज में डुप्लीकेशन होने के बाद में डबल क्रोमेटिड फाइबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आपस में कंडेंसेशन होंगे, तो ये क्या बनाएंगे बेटा, क्रोमोसोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। तो क्रोमोसोम जब यहाँ पे बनता है तो इस तरह से आप देखो बेटा, इस तरह से क्रोमोसोम जो है उसमें 2 आर्म्स नजर आती हैं, जिनको हम और या फिर हम बोलें कि 2 क्रोमेटिड यहाँ पर नजर आते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। अब इस सिस्टर क्रोमेटिड के साथ में यहाँ बीचों बीच जिससे ये जुड़े हुए हैं ये दोनों क्रोमेटिड, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रोमियर बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका, एक सेकेंड बेटा, दीज बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं वरना आपको शायद स्ट्रक्चर ठीक से दिखाई ना दे। ये सिस्टर क्रोमेटिड जिस जगह पे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसको मैंने क्या नाम दिया है बेटा, सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड में जो ऊपर वाली आर्म होती है उसको बेटा हम बोलते हैं पी आर्म। क्या बोलते हैं, पी आर्म। और नीचे वाली को बोलते हैं बेटा क्यू आर्म। अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो क्रोमेटिड फाइबर्स जिनसे क्रोमोसोम आपका बना है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, झुकाव है, एक सिरा है ऊपर वाला, एक नीचे वाला, इनका एक सिरा है, या मैं बोलूँ एक लास्ट कोना है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ट्विस्ट मुड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट होता है, जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, इसको बेटा मैं बोलती हूँ टीलोमियर। इसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर। कलर डाल देते हैं। ये बेटा आपका है टीलोमियर। अब क्या होता है बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है ना, 2 क्रोमेटिड्स आपस में, देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, इस तरह से दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़कर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम बना रहे हैं आपका। अब इसका जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं सेंट्रोमियर बोल रही हूँ। अब इस सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन डिस्क अवेलेबल होती है। क्या अवेलेबल होती है बेटा, प्रोटीन डिस्क चारों तरफ प्रेजेंट होती है। उस प्रोटीन डिस्क को क्या नाम देंगे हम, काइनेटोपोर। क्या नाम देंगे बेटा, काइनेटोपोर। तो यहां पर इस तरह से
यहाँ पे एक प्रोटीन का बना हुआ डिस्क प्रेजेंट होता है जिसे काइनेटोपोर बोलेंगे। और ये जो काइनेटोफोर होता है बेटा, ये जो आपका क्या होता है, काइनेटोफोर होता है। इसी काइनेटोफोर से आगे जाकर क्या जुड़ेंगे, आपके स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो इसी काइनेटोफोर से आकर जुड़ते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है, एस फेज के बाद में आगे के फेज में जब आपका क्रोमोसोम जाएगा, क्रोमोसोम जब सेपरेट हो रहे होंगे एक दूसरे से, तो ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, स्पिंडल फाइबर्स के चारों तरफ, सेंट्रोमियर के चारों तरफ काइनेटोफोर प्रोटीन का बना हुआ डिस्क है। इसी काइनेटोफोर से क्या जुड़ रहा है, आगे जाके प्रोटीन स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्या करेंगे, सेंट्रोमियर को खींचने का काम करेंगे, ठीक है ना। एक इधर खींचेगा, एक क्रोमेटिड को इधर खींचा जाएगा, तो फिर क्या होगा, इसके मल्टीपल आपको शेप्स नजर आएंगे। कहीं पे हमें वी शेप, आई शेप, जे शेप, ठीक है। तो शेप नजर आएंगे किसकी वजह से, जब स्पिंडल फाइबर्स एक दूसरे को ऐसे सेंट्रोमियर को खींच रहे होंगे। तो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे अटैच होते हैं बेटा, काइनेटोफोर वाली जगह पे आके अटैच होते हैं। और ये दोनों जो सेंट्रोमियर मैंने बोला, इस सेंट्रोमियर को, सेंट्रोमियर के साथ साथ आप बोल सकते हो प्राइमरी कंडेंशन पार्ट भी क्या है आपका, यही है बेटा। इसको एक और नाम आप दे सकते हो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट। और तुम्हें पता है कि जो भी कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट होता है वो क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन से मिलकर बना होता है भाई। हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होता है, एक तरह से नॉन स्टेन वाला पार्ट है, इनएक्टिव पार्ट है। क्या है बेटा, इनएक्टिव पार्ट है। यहाँ पे लिख लो, ये जो है आपका इनएक्टिव पार्ट है। और ये सारे के सारे क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक का हो, एना फेज में हो, कहीं पे भी हो आपका क्रोमोसोम, ये इनएक्टिव ही रहेगा। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो पार्ट होता है वो बेटा इनएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि ये होते हैं डेंसली पैक्ड, साथ में क्या होते हैं, ये नॉन स्टेन पार्ट होता है, स्टेनिंग भी नहीं होती है इसकी, सॉरी डार्क स्टेन होता है ना बेटा, नॉन स्टेन क्यों होगा, डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन होता है, ठीक है। काइनेटोफोर देख लिया क्या है, प्रोटीन डिस्क है। और इसको सिस्टर क्रोमेटिड हमने बोल दिया, दो क्रोमेटिड जब आपस में जुड़े। तो इस तरह से आपका क्या होता है बेटा, सेंट्रोसोम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब क्रोमोसोम कितने टाइप का होता है, शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, वो और देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेटा होता है कि जब हमने अभी देखा कि क्रोमोसोम में एक पी आर्म है और एक क्यू आर्म है। अगर पी आर्म और क्यू आर्म क्या होती है, सेम साइज की होगी, तो हम उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोल देंगे। पी आर्म थोड़ी छोटी है, क्यू आर्म थोड़ी बड़ी है उसके कंपेयर में, तो हम उसे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है आपका, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नंबर 2 में हम देखेंगे बेटा सब मेटासेंट्रिक। 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं बेटा, एक है आपका एक्रोसेंट्रिक, और नंबर 4 इज टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा बेटा, देखो पी आर्म क्यू आर्म सेम साइज की होगी, ठीक है, इस तरह से, तो मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा बेटा, पी आर्म छोटी होगी, क्यू आर्म बड़ी होगी, इस तरह से। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है बेटा,
पी आर्म जो है क्यू आर्म के कंपेयर में बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, ऐसे ये एक्रोसेंट्रिक वाला। और टीलोसेंट्रिक में तो आपकी पी आर्म जो है वो गायब ही हो जाती है, ठीक है, हट ही जाएगी। यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और उससे डायरेक्टली इस तरह से आपकी जो ये क्यू आर्म है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोफोर से अटैच हो रहे हैं, वो उसको खींच रहे हैं, तब क्या होता है, शेप चेंज होते हैं आपके, किसके, सेंट्रो जो आपका क्रोमोसोम है इसके शेप चेंज होंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मेटासेंट्रिक के स्पिंडल फाइबर्स इसको खींच रहे हैं, पी आर्म और क्यू आर्म को खींचा जा रहा है, तो दोनों का साइज इक्वल है, तो यहाँ पर इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है बेटा, कि ये एक आर्म इधर खींची, दूसरी आर्म इधर खींची, तो देखा जाए पीछे से देखेंगे तो हम ऐसे वी शेप जैसा नजर आ रहा है। किसके जैसा नजर आ रहा है बेटा, वी शेप जैसा नजर आ रहा है। तो मेटासेंट्रिक वी शेप जैसा होता है। इसको अगर खींचने की बात हुई कि स्पिंडल फाइबर्स इसको खींच रहे हैं, तो पीछे से देखते हुए बेटा आप देखोगे कि इस तरह से शेप नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्यू आर्म इधर खींच रही है, पी आर्म उधर, तो ये कैसा है बेटा, एल शेप जैसा शो हो रहा है आपको। सब मेटासेंट्रिक में एल शेप बनेगा बेटा। इसको खींचने की अगर बात की जाएगी तो ये इस तरह से जे शेप जैसा। टीलोसेंट्रिक की अगर हम बात करें, पी आर्म तो यहाँ पे गायब ही है, क्यू आर्म प्रेजेंट है, तो ये इस तरह से जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट किसके जैसा, आई शेप जैसा बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, आई शेप जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हमने देख लिए कि पी और क्यू आर्म में छोटी और बड़ी जब आर्म्स होती हैं इक्वल होंगी तो मेटासेंट्रिक, पी आर्म क्यू आर्म से थोड़ी छोटी होगी तो सब मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, पी आर्म बहुत छोटी होगी, क्यू आर्म आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, और टीलोसेंट्रिक में पी आर्म गायब ही हो जाएगी। तो इस तरह से 4 तरह के हमने क्रोमोसोम देखे। अब क्या होता है बेटा, एक क्रोमोसोम और होता है जिसका नाम मैं आपको बताती हूँ, वो है सेट क्रोमोसोम। सेट क्रोमोसोम या फिर हम इसको बोलें सैटेलाइट क्रोमोसोम। या फिर बेटा इसका एक और नाम है मार्कर क्रोमोसोम। मैं बात कर रही हूँ बेटा यहाँ पे सेट क्रोमोसोम की, शब्दों पे ध्यान होना चाहिए। किसकी बात कर रही हूँ, सेट क्रोमोसोम की बात की है मैंने सेट क्रोमोसोम की बात की है, सेट डीएनए की बात नहीं की है। सेट क्रोमोसोम तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, जब हम क्रोमेटिड फाइबर कंडेंस हो रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं, तो सेट डीएनए जो है वो हम देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक आती है वहां पर। तो सेट डीएनए और सेट क्रोमोसोम को कंबाइंड मत करना, सेट डीएनए अलग बात है, सेट क्रोमोसोम अलग बात है। अब ये सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, नॉर्मली जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो देखो आप, अभी हम बना के निपटे कैसा होता है। इस तरह से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं। बीच वाला पार्ट बेटा आपका होता है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर को अभी मैंने लास्ट स्ट्रक्चर में बताया था कि ये प्राइमरी कंडेंस पार्ट है, ठीक है ना। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट होता है बेटा ये। कौन सा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट होता है आपका, सेंट्रोमियर। अब इसी जो टीलोमियर्स वाली होती है, ऊपर वाली जो पोजीशन होती है जिसको मैं टीलोमियर पोजीशन बोल रही हूँ, यहाँ पे टीलोमियर पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर बन जाते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे भी सेंट्रोमियर बन जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है फिर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाती है बेटा, सैटेलाइट जैसी, ठीक है, ऊपर से अलग से लाइटें चमक रही हो जैसे,
ये सैटेलाइट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है बेटा, तैयार हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या था बेटा हमारा, टीलोमियर, जिसको मैंने बोला था, टीलोमियर वाला पार्ट था। ठीक है, प्राइमरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट है जिसको सेंट्रोमियर बोल रहे हैं, उसके चारों तरफ क्या प्रोटीन की बनी हुई एक डिस्क प्रेजेंट थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, काइनेटोफोर बोल रहे थे। ठीक है, अब कुछ अगर मैं लिखने के लिए बात करूं तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि सम क्रोमोसोम हैव प्रेजेंट secondary constriction along with primary constriction. और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फिर इसी को सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर मैं लेबलिंग करूं तो ये क्या है बेटा आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट, ये जो ऊपर बना है ये हो गया आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसे ही बोला है मैंने क्या, सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में हमें पता ही है, क्या होता है, ये डेंसली पैक्ड था और इनएक्टिव था। क्या था बेटा, ये इनएक्टिव था। क्यों इनएक्टिव था, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, ये चीज याद रखना। लेकिन आपका जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट है बेटा, ये क्या होता है, एक्टिव होता है। क्या होता है, एक्टिव होता है। और कुछ क्रोमोसोम में ही क्या होता है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेट क्रोमोसोम वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 23 पेयर आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं। उन 23 पेयर्स में से 5 पेयर आपकी बॉडी में ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा बेटा। उसमें नंबर की बात करूँ तो 13, 14, 15, 21 एंड 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका काम क्या था, सेट क्रोमोसोम क्यों बना? भाई एक्टिवली साइट है, एक्टिवली साइट है तो क्या करने का काम करेगा, आरआरएनए बनाने का काम करेगा। ठीक है, और आरआरएनए अगर ये बनाएगा तो फिर न्यूक्लियोलस क्या करेगा, इसका बेटा मेन काम होता है कि ये न्यूक्लियोलस को बनाता है। फिर न्यूक्लियोलस आपको पता है कि वहां पे आरआरएनए की एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है और फिर वो क्या करता है, राइबोसोम बनाने का काम करता है। इसलिए न्यूक्लियोलस को हम क्या बोल रहे हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री। लेकिन न्यूक्लियोलस को कौन बना रहा है बेटा, सेट क्रोमोसोम। कौन बना रहा है, आपका ये जो सेट क्रोमोसोम है ये क्या काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोलस को बनाने का काम करेगा। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो एक तरह से अगर मैं बात करूं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज रीजन। जहाँ पे न्यूक्लियोलस जो बना सकता है वो वाले रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाले पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोलस बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ में बेटा हम यहाँ पर डन करते हैं अपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के। न्यूक्लियस को फंक्शन देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया, अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट थी वो हमने देख ली। लास्ट में इस चैप्टर में एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का पार्ट बनता है जिसको बोलते हैं हम माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज को देखने से पहले बेटा
हम एक बार न्यूक्लियस को फिर से देख लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। न्यूक्लियस का हमने सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि किसने डिस्कवर किया, उसके बाद में हमने ई न्यूक्लिएटेड बाई न्यूक्लिएटेड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल, उसके बिहाफ पर हमने देख लिया बेटा। स्ट्रक्चर देखा हमने किसका, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से हमने वहाँ पे न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन जैसी चीजें देखी। क्रोमेटिन को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस को हमने बोला था आरएनए का एक्टिव साइट होता है। क्रोमेटिन के दो पार्ट देख लिए बेटा, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। उसके बाद में क्रोमेटिन में कितना अमाउंट किस चीज का होता है कि 40% डीएनए 50% हिस्टोन प्रोटीन है, ये भी हमने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद में हमने देखा कि क्रोमेटिन फाइबर से कैसे क्रोमोसोम बना, तो हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देखा। हमने देखा कि अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है तो मेटाफेज वाली सिचुएशन में मेटाफेज जो होती है वहां पे स्ट्रक्चर नजर आएगा, और अगर मेरे को साइज देखना है क्रोमोसोम का तो वो मुझे देखने के लिए किस फेज में जाना पड़ेगा, एनाफेज में जाना पड़ेगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने देखा कि दो सिस्टर क्रोमेटिन जब आपस में एस फेज में आपका क्रोमेटिड फाइबर जा रहा है तो दो सिस्टर क्रोमेटिड वहां पे फॉर्मेशन होता है। क्रोमेटिड फाइबर जो है वो आपस में कंडेंस होके क्या बना रहे हैं, आपका क्रोमोसोम बना रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में जो बीच में जहां पे दोनों क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं, या मैं बोलूं जो एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है उसको सेंट्रोमियर नाम दिया। सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट है जिसको मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, काइनेटोफोर बोल रही हूँ। पी और क्यू आर्म बोला मैंने। ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर बताई जिसको मैंने क्या बोला बेटा, टीलोमियर। ये टीलोमियर क्या करते हैं बेटा, टीलोमरेज एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। अब ये टीलोमियर का एक फंक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए कि टीलोमियर का फंक्शन क्या है बेटा। टीलोमियर के अगर मैं फंक्शन की बात करूं, यहां पे कर लेते हैं क्योंकि काम आएगा आपको। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं बेटा, बूढ़े बूढ़े लोग, उनकी कैसे स्किन एकदम डल सी, झुर्रियां सी पड़ी हुई है, ऐसे लूज लूज सी स्किन, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी। और आपकी और हमारी जो यंग जनरेशन वाली स्किन होती है, यंग बच्चों की, एडल्ट की या टीनेजर्स की, वो हम देखते हैं कि कितनी टाइट टाइट सी स्किन होती है, ठीक है। कोई झुर्रियां नहीं है, किसी तरह की स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लूज हुई है हमारी स्किन। तो ये ऐसा क्यों होता है, बुजुर्ग लोगों की स्किन तो बिल्कुल डल होती जा रही है, उसमें झुर्रियां पड़ती जा रही है, वो सॉफ्ट सी होती जा रही है, और आपकी स्किन इतनी टाइट है। उसका रीजन होता है बेटा टीलोमियर। टीलोमियर से क्या बनता है, टीलोमरेज एंजाइम बनता है, जो कि आपका जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मैं क्या बोल रही हूं कि जो आपको क्रोमेटिन फाइबर से क्या बना है, आपका क्या बना है भाई, क्रोमोसोम बना है। तो आपका जो क्रोमोसोम है ना बेटा, क्रोमोसोम के इट इज प्रोटेक्ट, सेंट्रोमियर प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है बेटा आपका टीलोमियर। टीलोमियर क्या करता है, जब बुजुर्ग लोगों में क्या होता है बेटा, जो क्रोमोसोम होता है ना, वो उसका जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वो साइज छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है बेटा, टीलोमरेज एंजाइम बन नहीं रहा, क्योंकि टीलोमियर जो है वो कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो गया या खत्म हो गया, तो आपके क्रोमोसोम का साइज छोटा होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। ये कहीं ना कहीं एजिंग को रोकने का काम करता है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पर साइंस काम कर रही है इस चीज पे कि किस तरह से एजिंग को रोका जाए। बेटा ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बूढ़े सभी को होना है। अब आप कितने भी बोटॉक्स करवा लो, फिलर्स लगवा लो, कितने भी एंटी एजिंग इंजेक्शन लगवा लो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर, बूढ़ा सबको होना है। बट हाँ, ये कि कुछ टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए उस चीज को रोका जा सकता है। साइंस इस चीज पे काम कर रही है कि आप कभी बूढ़े ही ना हो, तो उसके लिए उनको क्या बचाना पड़ेगा, टीलोमियर को बचाना पड़ेगा। टीलोमियर का जो स्ट्रक्चर है आपका क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, जो टीलोमियर है उसको बचाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट जैसे ही करेंगे आपके क्रोमोसोम का जो साइज है वो छोटा नहीं होगा। और जब आपके क्रोमोसोम का साइज छोटा नहीं होगा तो आप, मतलब मेरे टाइम पर तो शायद वो टेक्निक आएगी नहीं, बट आप लोग बूढ़े नहीं होंगे, ये चीज तो श्योर है, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद न्यूक्लियस।
अब हम एक छोटा सा जो पार्ट लास्ट में हमारा बचा है इस चैप्टर का, वो है बेटा माइक्रोबॉडीज। क्या है? माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज आर बेसिकली 3 टाइप्स। नंबर 1 इज बेटा स्फीरोसोम, नंबर 2 है आपकी ग्लाइओक्सिजोम, एंड नंबर 3 इट पेरोक्सिसोम। माइक्रोबॉडीज की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट स्ट्रक्चर है बहुत स्मॉल वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं बेटा? प्लांट्स एंड एनिमल्स में स्मॉल वेसिकल टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोबॉडीज है। दूसरी बात बेटा ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या होती है बेटा ये स्ट्रक्चर? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। 3 तरह की होती है, स्फीरोसोम, ग्लाइओक्सिसोम और पेरोक्सिसोम। ठीक है, अब ये जो स्फीरोसोम है बेटा ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी? ये होती है बेटा प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में प्रेजेंट क्या है बेटा? एक तरह की माइक्रोबॉडीज है जिसको हम बोलते हैं स्फीरोसोम, और इसका काम क्या होता है? ये फैट को स्टोर भी करती है, फैट को स्टोर भी करती है बेटा, और ये फैट को बनाने का काम भी करती है। फैट स्टोर करने का और फैट सिंथेसाइज करने का काम होता है इसका, सिंथेसाइज करती है। ठीक है, ग्लाइओक्सिसोम की मैं बात करूं बेटा तो ये क्या करती है कि जो फैट कहीं ना कहीं जिनके अंदर ऐसे सीड्स जिनमें फैट प्रेजेंट होता है उनको जर्मिनेट करवाने का काम करती है। ठीक है बेटा, तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। कहाँ पे फैटी सीड्स होंगे बेटा? तो उनमें ऑयल ज़्यादा प्रेजेंट होगा। और ऐसे कौन कौन से फैटी सीड्स हैं आपको पता होगा? कैस्टर ऑयल एक तरह से फैटी सीड है क्योंकि उससे कैस्टर ऑयल निकलता है। आपका ग्राउंड नट क्या है बेटा? फैटी सीड है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है बेटा? ग्लाइकोसाइलेज जो साइकिल होता है आपके प्लांट्स में, एक ग्लाइओक्सिलेट जो साइकिल होता है, क्या होता है बेटा? ग्लाइओक्सिलेट जो साइकिल होता है हमने क्या बोला? फैटी जो सीड्स है उनको तो जर्मिनेट करवाने का काम कर ही रही है, लेकिन जो ग्लाइओक्सिलेट साइकिल होता है आपके प्लांट्स में उसमें भी क्या करती है? ये जो ग्लाइओक्सिसोम आपकी माइक्रोबॉडीज होती है वो फैट को, क्योंकि जितने भी वो ऑलमोस्ट बोल रहा है कि फैट को जर्मिनेट करवाने का काम करती है, तो ग्लाइओक्सिलेट साइकिल में ये क्या करेगी बेटा? जो फैट है उस फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम करती है। कौन करती है? आपकी ग्लाइओक्सिसोम। तो यहाँ पे क्या करेगी बेटा? इसमें बेटा ये करेगा फैट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम की बेटा मैं बात करूँ तो ये एनिमल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होती है। एनिमल एंड प्लांट दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है। पेरोक्सिसोम जो है बेटा दो एंजाइम बनाता है, एक तो होता है ऑक्सीडेज और एक आपका होता है कैटेलेज एंजाइम। क्या बनाता है बेटा? ऑक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम। ऑक्सीडेज क्या करेगा? जो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपकी बॉडी में बनता है उसको बनाने का काम करेगा, और कैटेलेज जो है हाइड्रोजन परऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको क्या करेगा बेटा? तोड़ने का काम करेगा। तो इट इज फॉर्म परऑक्सीडेज, और कैटेलेज क्या करता है बेटा?
ब्रेक करने का काम करता है हाइड्रोजन परऑक्सीडेज को। इसके अलावा जो आपके प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, क्या होता है बेटा, फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है C3 प्लांट्स में, वहाँ पे भी पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करेगी ये वाली माइक्रोबॉडीज वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो क्या होगा बेटा, C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स में किस में हेल्प करेगी ये, फोटो रेस्पिरेशन में। नाम ही है जैसा कि माइक्रोबॉडीज, छोटी सी स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनके, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करना कभी भी कि तुम इसको छोड़ दो। सो माय स्टूडेंट्स, इसके साथ में न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज के साथ में ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आपका 11th का जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर था, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी और जूलॉजी के बहुत कंसेप्ट जो होते हैं, बेसिक कंसेप्ट जिनको डीपली जानने के लिए हमें पहले इनको पढ़ना ज़रूरी होता है, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स भी बनाए हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा, जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके नीट लेवल पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर लास्ट जो PYQs आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में वो किस तरह से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में हम सेल द डिवीज़न वाला जो चैप्टर है, सेल डिवीज़न वाला चैप्टर, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप लोग इसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कीजिए, NCERT को अच्छे से लर्न कर लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए, और फिर हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस पर। ओके सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।